बिहार विधानसभा चुनाव और चुनाव के केंद्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव में यही है, क्योंकि पार्टियों ने जिस तरीके से अपनी दावेदारी पेश की है, अब जनता के हाथों में है चीजें क्या कुछ होंगी। पहले चरण का नामांकन की तारीख खत्म हो चुकी है और आगे किस तरीके से चुनाव में क्या कुछ अब चीजें करवट लेंगी ये देखना होगा। बहरहाल इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, पहले चरण का नामांकन 17 तक होना था, आज 18 तारीख हो गया और ऐसे में अब काफी दिन नजदीक है। किस तरीके से चीजें बदलेंगी और अफरा तफरी का तो माहौल है। बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से पूरे हफ्ते पार्टियों में फेरबदल, इधर से उधर नेता गए और नामांकन इसी बीच चल भी रहा था। महागठबंधन की सूची नहीं आई है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन बीजेपी की तैयारी और पहले चरण की समाप्ति हो गई था नामांकन की, अब किस तरीके से आगे देखते हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जिस तरीके से आप देख और समझ पा रहे हैं जी। बीते दिन प्रथम चरण फर्स्ट फेज की जो हम लोग बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के 243 विधानसभा की सीट है। तमाम इसको यह ध्यान में रखने की जरूरत है, लाइव सिटीज के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको। और उसमें 17 तारीख नामांकन का प्रथम फेज का जो 121 विधानसभा सीटों के लिए प्रथम फेज का नामांकन चल रहा था वह समाप्त हो गया। आज 18 अक्टूबर है। आज जो है नामांकन पत्रों की जो नॉमिनेशन पेपर है, जिन उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है उनके पर्चों की आज जांच होगी जी। और उसमें देखा जाएगा कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद फिर हम लोग आज बात करेंगे कि कितने का वैध पाया गया, कितने का वैध पाया गया, स्क्रूटनी के बाद, नामांकन पत्रों की जांच के बाद। उसके बाद से नामांकन पत्रों का विड्रॉल का कार्यक्रम, माने कहने का मतलब नामांकन पत्रों की वापसी होगी। जो जितने भरे होंगे उसमें कई लोग इधर से उधर जो नाराजगी है, किसी को कुछ है तो कोई पार्टी प्रेशर में है, कोई ये है, तो वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो यह एक बड़ी बात है। और 20 अक्टूबर तक विड्रॉल की तिथि है। 20 अक्टूबर तक आप जो है जितने उम्मीदवार जो इस तरीके से हैं वो अपना नाम अगर चाहेंगे तो वापस ले सकते हैं, यह है। और पहले चरण का जो मतदान होना है, जो 121 विधानसभा सीटों की हम बात करते हैं, उसमें जो प्रमुख हैं उनको हम बता देते हैं। पहले फेज में ही पटना है, सारण है, सिवान है, वैशाली है, समस्तीपुर, मुंगेर, भोजपुर सहित कई जिले हैं 121 विधानसभा में। तो यह एक बड़ी बात है। और आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से अफरा तफरी सीटों को लेकर के चल रही है। कौन सीट किसको जाएगा, रात में ही सैंपल दे दिया जा रहा है और सैंपल का पता नहीं चल पा रहा है कि किसको चुनाव चिन्ह कौन। ये एनडीए की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये महागठबंधन। ये स्पेसिफिक तौर पर ये देख लीजिए कि यह बात चल रहा है। और बीते दिन आपने देखा भी कि मधेपुरा से जो है पूर्व मंत्री राजद के मधेपुरा से शहर से वो प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कितनी उहापोह की स्थिति थी, लग रहा था ऐसे होगा वैसे होगा, और ये तो ये खींचतान जो दिखाई पड़ी थी, तो वह एक मजबूत पहलवान को निश्चित रूप से मधेपुरा शहर से उतारा है आरजेडी ने। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ा है कि अब आगे किस तरीके से क्या कुछ होना है। लेकिन इन सब के बीच जो हमने बात भी किया कि महागठबंधन में उहापोह की स्थिति है, लेकिन एनडीए इस क्रम में काफी मजबूत दिख रहा है। बीजेपी ने बीते दिनों अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की और बीते दिनों जेडीयू ने भी अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनावी समर में बीजेपी हो, जेडीयू हो, एनडीए एक कदम आगे ही है महागठबंधन से, और बड़े नाम है जेडीयू के स्टार प्रचारक। देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू के जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है वह 40 नाम है। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उसके साथ कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, उमेश सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं, विजय चौधरी मंत्री हैं वह हैं, अशोक चौधरी मंत्री हैं वह हैं, श्रवण कुमार मंत्री हैं वह हैं, आफाक अहमद खान जो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, एमएलसी हैं, विधान परिषद के देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से सांसद हैं वह हैं, अरुण कुमार एक्स एमपी जो हैं वह हैं, अभी हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं, लवली आनंद जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वह यह सूची में ऐसे 40 नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो थी नामों की बात, और हम लगातार एनडीए का बात ये करते नजर आ रहे हैं कि एनडीए की तैयारी बहुत मजबूत दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की बात भी बहुत जरूरी, क्योंकि पहले चरण के नामांकन की तिथि समाप्त हो गई, लेकिन अब तक एक ऑफिशियल नोटिस, एक ऑफिशियल लेटर या ऐसे कोई लिस्ट दिखाई नहीं पड़ी कि महागठबंधन में
आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वीआईपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का हाल क्या है, सीपीआई सीपीआईएमएल का स्थिति क्या कुछ है। तो ये अब किस तरीके से आप देख पा रहे हैं सर, क्योंकि अब आगे आने वाले दिनों में तो सेकंड फेज के नामांकन की भी तिथि समाप्त हो जाने वाली है। नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, महागठबंधन में अब तक जो सीटों का एलोकेशन, सीटों का बंटवारा हुआ है, वह कहीं खींचतान की स्थिति बनी हुई है, इतनी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और खींचतान के से बड़ी बात यह है कि उहापोह की स्थिति बनी है कि कौन सीट पर कहां जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा पेंच फंसता हुआ दिख रहा है हमको कि आगे क्या होगा, क्या रास्ता होगा। कांग्रेस ने अब तक देख लिए 48 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी की आप स्थिति देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे सिंबल बट रहा है, क्या हो रहा है। जो सिटिंग एमएलए हैं वही उनकी धड़कनें पड़ी हुई है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये एक बड़ी बात है। इस बीच में एक कांग्रेस ने आपको सीमांचल के इलाके में जो सिटिंग एमएलए थे उनको जो है सो बेटिकट करके वहां से एक टिकट दे दिया है। तो यह उहापोह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है और उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो रहा है। और देखिए अभी तक देखिए विकासशील इंसान पार्टी, सन ऑफ मल्लाह की जो पार्टी है, मुकेश सहनी जो महागठबंधन में है, इंडिया ब्लॉक में, वो 6 नामों का ऐलान कर दिया है। मुकेश सहनी स्वयं कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम प्रचार करेंगे और मैंने राज्यसभा नहीं जाना है वो। अब लेकिन उनका लक्ष्य है डिप्टी सीएम बनने का। तो भाई आप राज्यसभा नहीं जाइएगा, आप जो सो एमएलसी नहीं बनिएगा, एमएलए का चुनाव नहीं लड़िएगा, तो कैसे आप डिप्टी सीएम बनिएगा, यह समझने वाली बात है। तो फिर लगता है कि वो विधान परिषद का रुख करेंगे, फिर वहां से डिप्टी सीएम बनेंगे। यही बात हमको समझ में आ रहा है। बिल्कुल, तो ये स्थिति है कि आगे मुकेश सहनी का क्या कुछ होना है, क्योंकि वो खुद ही वो बोल रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है और उनके भाई ने नामांकन दाखिल किया, सर ऐसी खबर आ रही है। देखिए निश्चित रूप से वह मजबूत सीट से विकासशील इंसान पार्टी के जो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह हैं, उनके भाई ने महागठबंधन से के जो पाले में है, वह संतोष सहनी ने गौड़ा बलरामपुर से जो है सो दाखिल कर दिया। गौड़ा बलरामपुर में देखिए एक बात है कि वहां का जो सामाजिक समीकरण है वह जो है सो हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुकेश सहनी ही लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो परिवार की बात होती है, जो अपने लोगों को सहेजने समेटने की बात होती है, तो उनके अनुज हैं, उनके भाई हैं, तो उनको संतोष सहनी को उन्होंने उनका वहां से टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है और नॉमिनेशन भी उनका गौड़ा बलरामपुर से दाखिल हो गया है। तो ऐसे में यह सीट आपको दिखाई पड़ रही है मुकेश सहनी की कि गौड़ा बलरामपुर से वह जो है सो ये करेंगे। अब तो देखिए अब है कि अब आपको सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की अन्य जो सीटें हैं उस पर क्या होगा, यह सबसे बड़ी बात है। और इसी क्रम में हम ये भी देख रहे हैं कि बात तो हो रही थी कि महागठबंधन एकजुट है, लेकिन जैसा कि सूचियों में देख पा रहे हैं हम लोग, नामांकन के बाद स्थिति तो ऐसी दिख रही है कि आपस में ही भिड़ंत है, आपस में ही लड़ाई चल रही है। कांग्रेस की आरजेडी से लड़ाई हो जा रही है, सीपीआई की वीआईपी से लड़ाई हुई। तो ये एक अलग ही ऊहापोह की स्थिति महागठबंधन देखने को मिल रही है। नहीं देखिए, ये महागठबंधन में ही ऊहापोह और खींचतान नहीं दिखाई पड़ रहा, यह एनडीए में भी आपको दिखाई पड़ा। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में देखिएगा तो वहां पर भी चल रहा है। अब देखिए वहां पर हम थोड़ा सा बता देते हैं। आप जैसे आपने चर्चा किया कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो वो देखिए अब जो 5 सीट पर कांग्रेस और 8 सीट पर आमने सामने है, एक आपको जो दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे 3 सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस है। जैसे वैशाली की हम बात कर लेते हैं, वैशाली में आरजेडी से अजय कुशवाहा और कांग्रेस से संजीव कुमार आमने सामने वहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तारापुर में भी वही स्थिति है, आरजेडी से अरुण शाह और विकासशील इंसान पार्टी भी ऐसे सकलदेव बिंद है। तो ये इस सीट पर देखिए पेंच तारापुर में भी फंसा हुआ है, वैशाली में भी फंसा हुआ है। लालगंज में भी अगर हम चर्चा करें तो लालगंज में भी देखिए बाहुबली विधायक जो रहे, पूर्व बाहुबली विधायक जो अभी जेल में इन दिनों बंद है, मुन्ना शुक्ला की जो है सो बिटिया हैं शिवानी शुक्ला, वह आरजेडी से उनको उम्मीदवार बनाया है लालगंज से। और वो कांग्रेस के वहां पर आदित्य राज जो हैं वहां पर नॉमिनेशन किया है। तो आमने सामने की वहां पर लड़ाई दिखाई पड़ रही है। यह तो आपको वहां पर हो गया। अब आप थोड़ा सा चलिए दानापुर सीट की बात करिए। दानापुर सीट में देखिए वहां पर से पूर्व विधायिका हैं, पूर्व एमएलए हैं, वो जो है उन्होंने जो है सो वहां से अपना नॉमिनेशन कर दिया है। तो ये अब वहां से आशा सिन्हा ने नॉमिनेशन किया वहां से। तो अब वहां पर अब थोड़ा सा और आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का और कहां से, पालीगंज से देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो सो कद्दावर चेहरे कभी हुआ करते थे, एक्स एमएलए थे रामजन्म शर्मा, उन्होंने भी नॉमिनेशन कर दिया है। तो ये देखिए हर गठबंधन, हम तो शुरू से एक बात कहते रहे हैं, आशा सिन्हा जो एक्स एमएलए हैं दानापुर से, उनकी बात छोड़ दीजिए, पालीगंज से रामजन्म शर्मा,
कई ऐसे आपको हर गठबंधन में आपको नाराजगी दिखाई पड़ेगी। आप देखिए कई बागी उम्मीदवार इस तरीके से ताल ठोंकते हुए दिखाई पड़ेंगे, जबकि दानापुर से देख रहे हैं कि सिटिंग एमएलए रीतलाल यादव ने विकट परिस्थिति में आकर के अपना नॉमिनेशन किया, नामांकन दाखिल किया, तो उनको मात देने के लिए यह सब तैयारी को दिखाई पड़ रहा है। कई सारे आपको, लेकिन यह बात आपको दिखाई पड़ रही है कि आमने सामने की लड़ाई कई माने गठबंधन के ही पार्टियों में ये देखी जा रही है कि बिल्कुल। एक दूसरे के ही आमने सामने दिख रहे हैं। और महागठबंधन की तो हमने 2-3 सीटों की जिक्र भी कर दी कि किस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस वैशाली सीट पे ही आपस में आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल कि आखिर महागठबंधन में चीजों को लेके बात नहीं हो पाई या बात बन नहीं पाई। वैसे में अमित शाह खुद बिहार में थे और अमित शाह तो लगातार 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं बिहार में, अलग अलग जगह कैंपेन भी कर रहे हैं। तो अमित शाह की प्लानिंग और प्रोजेक्शन को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, अमित शाह निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। बिहार में या देश के स्तर पर तो बिहार में भी वह भी एक तरीके से उनकी महती भूमिका यहाँ पर है। आपने देखा कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल जो हो रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी थी लोगों में, तो सबका 1 to 1 एक का वो क्लास लिए, जो नाराज विधायक थे, जो नाराज जिनको सिटिंग गेटिंग वो नहीं हो सका, जिनको टिकट नहीं मिल सका, तो वो उनको धैर्य रखने की बात कही अमित शाह ने। तो ये एक बड़ा डैमेज कंट्रोल उन्होंने किया। और आपने देखा भी कि बीते दिन वह 2 तरैया में जो है सारण जो है वहां पर वो दौरा भी किए, वहां पर सभा को भी संबोधित किया। पटना में जो है सो बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने बैठक की। तो ये एक बड़ी बात है। और 16 से 18 माने आज तक जो है सो वह हैं पटना में, उसके बाद वह फिर लौट जाएंगे। तो यह एक बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने एनडीए के अंदर जो वहां की स्थिति बनी हुई थी, वह स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए फोल्ड में बड़े नेता हैं, उनके आवास पर जाकर के मुलाकात की। तो यह सब कुछ न कुछ आपको बेहतर करते हुए दिखाई पड़े हैं। और यह निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए एक चुनौती बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो ऐसे में आपको महागठबंधन को भी बहुत सोच समझ करके यह काम करने की जरूरत है। महागठबंधन को सोच समझ के फैसला लेना ही होगा, क्योंकि तेजस्वी को खुद डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पे पूरे गठबंधन ने देखा था। लेकिन इस सब के बीच तीसरा मोर्चा जनसुराज का जिक्र होना बहुत जरूरी है। दानापुर का जिक्र आपने किया सर, लेकिन जो खबरें बीते दिनों निकलकर सामने आई उसने जनसुराज में एक अलग ही स्थिति पैदा कर दी। जो पार्टी खुद को उस श्रेणी में देख रही थी कि हमने सबसे पहले कैंडिडेटों की सूची जारी कर दी, लेकिन कैंडिडेट ही भाग जाएंगे, ये सवाल बड़ा है। नहीं, देखिए भागने की बात नहीं है। दानापुर से उनको जनसुराज ने जो उम्मीदवार बनाया था अखिलेश कुमार, तो वह निश्चित रूप से नॉमिनेशन का अंतिम दिन था कल। तो ऐसी परिस्थिति में वह नॉमिनेशन करने, नामांकन करने गए, लेकिन वह पूजा करने की बात कही जा रही है, जो छन करके खबरें आ रही है। हम लोग तो वहां पर थे नहीं, लेकिन जो खबरें छन करके तमाम मीडिया में चल रही है, सोशल मीडिया में, तो वो उसके बाद से वहां से वह नॉमिनेशन करने नहीं गए। तो ये एक समय निर्धारित होता है नामांकन का हर जगह, तो उस अवधि में आप नहीं गए तो फिर आप नामांकन नहीं कर पाइएगा, नामांकन से वंचित रह पाइएगा। और अंतिम दिन था कल, तो इस लिहाज से वह उनके जो अखिलेश कुमार हैं उनके नाम को लेकर के जो है, तो आनंद फानंद में अब देखने वाली बात है कि ये जनसुराज ने क्या किया, उसका अल्टरनेट व्यवस्था क्या किया है, यही समझने वाली बात है। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि आखिर जनसुराज का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल एक और सूची की बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ये है कि अचानक से वैक्सीन लगने के बाद क्यों कई बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है, एक खबर निकल कर आ रही है सामने। देखिए, एक छात्राओं की बात है कि वो HPV वैक्सीन लगाने की बात है। जो खबरें आ रही हैं कि सहरसा में छात्राओं को यह वैक्सीन लगा, उसके बाद से इन लोगों की अस्वस्थ होने की बात कही जा रही है। तो उसके बाद से आनंद फानंद में इनको अस्पताल ले जाया गया और लगभग 30 से 35 छात्राओं की बात है। अब यह क्या कारण है, निश्चित रूप से तबीयत बिगड़ी है, तो वह प्रशासन की ओर से या मेडिकल टीम की ओर से यह जांच का विषय होगा। और निश्चित रूप से जांच हो रही है, क्योंकि यह गंभीर मसला है। तो ऐसे में प्रशासन और सरकार पूरी तरह से अलर्ट रहती है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या छन करके खबर वहां से आती है। बिल्कुल, और एक आखिरी सूची की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार हम लिस्ट की बात कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से हमने ये देखा कि कैंडिडेट का लिस्ट रात दिन कैसे आता गया और ब्रेकिंग खबरें बनती गई। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची भी आनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जारी किया, फिर जेडीयू ने जारी किया, अब सीपीआईएमएल के भी स्टार प्रचारक की सूची आ गई है। लेकिन बड़ा बात है कि महागठबंधन में सीपीआईएम ने अपना स्टार प्रचारक जारी कर दिया, लेकिन महागठबंधन के ऑफिशियल कैंडिडेट की ही लिस्ट नहीं आई।
नहीं नहीं, देखिए सीपीआई-एमएल निश्चित रूप से एक जी। जुझारू पार्टी है। जी। महागठबंधन में वह जो है सो एक उसका विजन क्लियर है क्लियर, जी। और उसका ब्लूप्रिंट तैयार है कि जी। क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे में सीपीआई-एमएल जो भाकपा माले है, जिसके दीपांकर भट्टाचार्य जो सो महासचिव हैं, राष्ट्रीय जी। महासचिव, तो ऐसे में निश्चित रूप से ये उनकी जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य जो स्वयं राष्ट्रीय महासचिव जी। हैं पार्टी के, उसके बाद स्वदेश भट्टाचार्य हैं, जी। उसके बाद मीना तिवारी हैं, इसी तरह शशि यादव हैं और मंजू प्रकाश समेत कई ऐसे चेहरे, कदावर चेहरे, आपको 30-40 के आसपास की संख्या है। ये बड़ी संख्या है और निश्चित रूप से यह जब प्रचार करेंगे तो आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए यह फेवरेबल होगा। ये मजबूत पकड़ वाले, ये लोग ग्राउंड जीरो पर ये लोग ऑलवेज काम करते हैं। सीपीआई-एमएल यही इनकी अपनी यूएसपी है इस पार्टी की। तो ये देखने वाली बात है कि क्या पेनिट्रेट कहां तक कर पाते हैं। बिल्कुल, तो स्टार प्रचारक इस तरीके से इस बिहार चुनाव को कैंपेन के तरीके से देखते हैं और पवन सिंह का भी नाम था बीजेपी के लिस्ट में, निरहुआ हैं, भोजपुरी के बड़े कलाकार हैं और कई सारे बड़े नेता, पुराने नेता भी बीजेपी की लिस्ट में थे। जेडीयू के लिस्ट में तो खुद नीतीश कुमार, संजय झा भी हैं। सीपीआई-एमएल ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। तो चुनाव में काफ़ी मजेदार ये चुनाव होने जा रहे हैं और बहुत कम दिन है। 6 तारीख को, 11 तारीख को वोटिंग, 14 को काउंटिंग हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी। ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।